नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे जो हिंदी भाषा को चयन करते हैं और जिनमें 20 प्रश्न आता है, तो उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आज का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मतलब कि हमें जीवन में ज्ञान के प्रति अनुराग बनाए रखना चाहिए, कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में तो आज का जो पहला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या कहा गया है। चलिए फटाफट प्रश्नों के उत्तर बताते चलिए कि जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसके लिए क्या कहा गया है। विदुषी, अलक्ष्या, असूर्य पश्या या शास्त्रज्ञा। तो यहां पे देखिए आपका समय होता है शुरू, फटाफट प्रश्नों के उत्तर देते जाए। तो यहां पे क्या है आपका प्रश्न जो है, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके असूर्य स्पर्शा कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ नहीं है जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल या निश्चित। तो फटाफट बताते जाइए इस प्रश्न के आलोक में। तो यहां क्या है, जो निश्चल का अर्थ नहीं है निश्चित। निश्चल का अर्थ नहीं है क्या, निश्चित नहीं है। आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर जो व्यक्ति रहता है, तो देखो समाज में कुछ व्यक्ति अपना जीवन स्वयं ही अपने कर्मों से निर्मित करते हैं, तो उन्हें स्वावलंबी कहते हैं, आत्मनिर्भरी कहते हैं, या बलिष्ठ कहते हैं, या आत्मविश्वासी कहते हैं। तो चार शब्द आपके पास है, स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। फटाफट बताते जाइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जो अपने सहारे पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वावलंबी। स्वावलंबी कहते हैं। तो स्वावलंबी। अब देखिए अगला क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो चार विकल्प है, ए बी सी डी। आपको चारों में से बताना है कौन सा सही है। फटाफट बता दीजिए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब पहले से निश्चित ना हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहां क्या है, अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित घटना होती है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो वाक्य क्या है, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। अब देखो वाक्य में एक उचित शब्द चुनना है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य प्रभावित होता है, या शरीर प्रभावित होता है, या आचरण प्रभावित होता है। तो संगीत के द्वारा किसी व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है। जब आप गाने सुनते हैं, जब आप अच्छे शास्त्रीय संगीत को आनंद लेते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है आपके व्यक्तित्व में। तो देखो यहां पर क्या है, फटाफट बताना है। आचरण, संगीत द्वारा व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन आ जाता है, प्रभावित होता है। जो व्यक्ति का आचरण है सदैव उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती है, अच्छे आचरण का निर्माण होता रहता है। तो क्या कह रहा है कि संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, आचरण प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई। अब पीकर कोयल यहां पे क्या है, दो शब्दों का चयन है, नीर नीर, नीड़ नीड़, नीर नीड़ या नीड़ नीर। इन चारों में से आपको सही शब्द का चयन करना है कि कोयल अपने किसमें जाकर के बैठ जाती है, जाकर बैठ जाती है किसमें। तो फटाफट बता दीजिए कि कोयल क्या पी करके कहां बैठ जाती है।
तो यहां देखिए आंसर नीर मतलब होता है पानी। पानी पीकर कोयल अपनी नीड़ मने घोंसला जो जगह होता है उसको नीड़ कहते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही है। देखो नीर का मतलब होता है पानी पीकर कोयल अपनी नीड़ में जाकर बैठ जाती है, घोंसले में जाकर के बैठ जाती है। वाक्य बिल्कुल सही है। तो यहां नीर नीर पानी पीकर पानी में जाकर बैठ जाती है, गलत हो जाएगा। नीड़ नीड़ घोंसले में घोंसले को पीकर घोंसले में, गलत हो जाएगा। नीड़ और नीर जो है यहां नीड़ और नीर है, तो यहां इस बात को समझना है। बिल्कुल सही है आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने। उसका हृदय इतना कोमल है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र को क्या, वह तो अपने विपक्षी, प्रतिरोधी, शत्रु या सहयोगी चोट नहीं पहुंचा सकता है। एक व्यक्ति के बारे में, आमुक व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि उसका हृदय तो इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या, वह अपने क्या है, विपक्षी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या प्रतिरोधी को भी नहीं पहुंचा सकता, या शत्रु को नहीं पहुंचा सकता, या सहयोगी को नहीं पहुंचा सकता है। तो सही विकल्प का चयन करना है। क्यों कि एसएससी जीडी में शब्दों की शुद्धियां जो है, वाक्यों में कैसे सही शब्द का चयन करें, यह उसकी सार्थकता पर निर्भर करता है। तो देखो वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह तो मित्र को क्या, वह तो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। बिल्कुल हो गया, सही है बिल्कुल आंसर जिन्होंने दिया सी। अगला चलते हैं, देखिए क्या है। किर्गिस्तानों को लोकतंत्र, राज्य, जनता में राष्ट्रीय भावना, लोकतंत्र राज्य में, जनता में राष्ट्रीय भावना क्या करना है? स्वाभाविक रूप में जागृत करता है, या संकीर्ण रूप में जागृत करना है, या अस्वाभाविक रूप में जागृत होना करता है, या अतिरंजित करता है। तो चार सही विकल्प, ये जो चारों विकल्प हैं इनमें से कोई एक सही है। फटाफट बता दीजिए कि लोकतंत्र राज्य में जनता की राष्ट्रीय भावना को स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। यहां देखो जो स्वाभाविक है, जो राष्ट्रीय भावना होती है वह क्या होती है? स्वाभाविक होती है। हम जिस जगह पे जन्म लेते हैं उस मातृभूमि के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीयता की चेतना विकसित हो जाती है। हमारे नागरिक अधिकारों में, नागरिक कर्तव्यों में इस बात को सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लिया है उस देश, काल, संस्कृति से उसको प्रेम होता है। यह प्रेम स्वाभाविक होता है, संकीर्ण नहीं होता, अस्वाभाविक नहीं होता, अतिरंजित भी नहीं होता है। नेक्स्ट आइए प्रश्न को देखते हैं। क्या विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ कर दिए? देखिए तत्कालीन समाज में विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन तो सुलभ कर दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्गम, दुर्लभ, विलंब या अलभ्य। अब देखो कह रहा है कि विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। आज वर्तमान युग में समाज में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति जो संवेदनशीलता है, जो मानवीय गुण है, वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, दुर्लभता से दिखाई दे रहा है। मतलब मित्र मित्र का मित्र नहीं है, भाई भाई का भाई नहीं है, पिता पुत्र का पुत्र नहीं है, पिता नहीं है। विकार समाज में विज्ञान ने संसाधन तो दे दिए, आज आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, मकान है, लेकिन सारी सफलता प्राप्त होने के बाद मानव में क्या है? दुर्लभता से संवेदनशीलता दिखाई देती है। आज हर मनुष्य अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है। तो देखिए यहां पे क्या है? विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। देखो दुर्गम नहीं हो सकता,
विलंब नहीं हो सकता, अलभ्य नहीं हो सकता, दुर्लभ होती जा रही है। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। देखो, यह एक वाक्य है जिसमें एक अशुद्धि है। अशुद्धियों को किस जगह पे अशुद्धि है ये देखना है। कह रहा है किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। अब वाक्य ये है, इसमें कोई न कोई त्रुटि है। क्या आयतन निकालने में त्रुटि है, या गुणा कर देना चाहिए, या किसी वस्तु के, या लंबी, चौड़ी और मोटाई? यहां पे कोई न कोई चारों ऑप्शन में एक गलत है। इस गलत वाले को क्या करना है, आपको पकड़ना है। तो यहां देखो क्या कह रहा है, उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई, ये गलत है वाक्य में। किसी वस्तु का सही है, आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। तो यहां पे वाक्य में जो शब्द जिस रूप में आना चाहिए उस रूप में न आकर के, इस नाते यहां पे क्या है, गलती है वाक्य में। इसी नाते आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। वाक्य है किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को आपस में गुणा कर देना चाहिए। अगला देखते हैं कि यहां पर भी रेखांकित खंड में सही शब्द का चयन करना है। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो यहां कमल शब्द जो है आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो देखो, रात्रि में, रात्रि के समय जो है, जो कमलनी पर, जो पुष्प पर भौरा मंडरा रहा था, दिन में खेल खा रहा था, घूम रहा था, रस का पान कर रहा था, वो क्या है, पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो यहां किसकी, कमल की पंखुड़ियों में, जलद, पवमान, गुलाब या पद्म की पंखुड़ियों में। तो चार विकल्प हैं, फटाफट बता दे। देखो यहां क्या है, पद्म की पंखुड़ियों में, रात्रि में भौरा पद्म की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो यहां कमल की जगह कमल का पर्यायवाची पद्म के रूप में आप इसको क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं वाक्य को, जो अर्थ सारगर्भित होने के कारण आपको प्रतिबिंबित हो रहा है। अगला क्या है, उज्ज्वल का विलोम क्या है? उज्ज्वल का विलोम क्या है, फटाफट बता दे। उज्ज्वल का विलोम धूमिल, अति उज्ज्वल, अनुदार या प्रोज्वल। तो चार विकल्प हैं, चारों में से कोई एक आपको फटाफट चयन करना है। तो बता दीजिए उज्ज्वल शब्द का विलोम क्या है। देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा जाता है, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। इन शब्दों को तो हमें विलोम शब्द का, विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द, जो उस शब्द के ठीक उल्टा हो। तो उज्ज्वल का विलोम क्या है, धूमिल। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है, धूमिल होता है। आंसर ए बिल्कुल सही है। तो यहां देखें, अति उज्ज्वल का होता है अति धूमिल और अनुदार का होता है उदार। तो उदार का विलोम क्या होता है, अनुदार होता है, और अति धूमिल का विलोम होता है अति उज्ज्वल होता है, और उज्ज्वल का विलोम होता है धूमिल, मलिन हो जाना होता है। उज्ज्वल माने चमकदार और धूमिल माने जो दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा होना या बकवास करना। आप लोग अक्सर गाल बजाते हैं, आप लोग अक्सर गाल बजाते हैं। तो फटाफट बता दे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बकवास करना। ज्यादातर लोग विद्यार्थी पढ़ाई करते समय क्या करते हैं, गाल बजाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, वो बकवास करते हैं, पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ने में श्रम लगता है, मस्तिष्क की ऊर्जा खत्म होती है। तो ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई से दूर भागते हैं। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऋतुएं देखिए, ऋतुओं की चर्चा है। ऋतु शब्द का सही कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो ऋतु
रकार जैसी ध्वनि जिसमें निकल रही है। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। वैसे तो 10 ऋतुएं हिंदी भाषा में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, तो यहां बताना है ऋतु शब्द। आंसर ए बिल्कुल सही है। री प्लस तू बराबर है ना ऋतु शब्द है। ऋतु माने ऋतुएं जितनी होती हैं, तो इस प्रकार से ऋतु शब्द सही है। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त शब्द का विजय सत्यपाल का है। अब विजय सत्यपाल का सुता, भगनी, आत्मजा, अनुजा, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। विजय सत्यपाल का सुता है, भगनी है, आत्मजा है या अनुज है। तो विजय सतपाल का क्या है? अनुज है। अनुज माने होता है छोटा भाई, आत्मजा माने है ना, भगनी माने पत्नी, सुता माने पुत्री, इस तरह से जो होता है। तो यहां देखें क्या है, तुरंग का पर्यायवाची बता दे। तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोड़ा, कुंजर, हिरण, हाथी। घोड़ा, कुंजर, हिरण, हाथी, फटाफट बता दीजिए तुरंग को क्या कहते हैं? तो भैया तुरंग को कहते हैं घोड़ा। तुरंग को क्या कहते हैं? घोड़ा। घोड़े का पर्यायवाची क्या है? तुरंग शब्द है। तो यहां देखो कुंजर को क्या कहते हैं? कुंजर को कहते हैं हाथी, द्वीप, नाग, करी, राज, है ना। हिरण को सुरभि, कुरग और मृग सारंग। सारंग बहुत पूछता है। और हाथी द्वीप और नाग के रूप में आता है। तो यहां कुंजर और हिरण के रूप में देखो क्या हो गया, मृग, हिरण को सुरभि, कुरत, कुरग। तो इस प्रकार तुरंग का क्या है? घोड़ा होता है पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखें, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द को क्या करना है? आकाश में बादल घिर आए। आकाश में बादल घिर आए, तो यहां क्या है? बादल के जगह पे कोई और उपयुक्त शब्द चयन करना है। वारिनिधि, वनज, मेघ, पयोनिधि। तो हम किसका चयन करेंगे? बादल को क्या मेघ कहते हैं या पयोनिधि कहते हैं या वनज कहते हैं या वारिनिधि कहते हैं? तो फटाफट बताते जाइए आप लोग। तो यहां तो देखो बादल को क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। मेघ आए बंठन के सवर के। अलंकार में जब आप जाएंगे तो मेघ आए बंठन के सवर के। यहां मेघों की, बादलों का है मानवीकरण कर दिया गया है ना, मानवीकरण के रूप में आ जाता है। तो मेघ आए बंठन के सवर के आए। बंठन के सवर के बादल आ रहे हैं बरसने के लिए, छम 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 छम। नेक्स्ट देखिए क्या है? कर्म भीरु मनुष्य का काम करने को डरता है। कर्म भीरु मनुष्य काम करने से को डरता है और काम को देखकर भयभीत भी होता है। यहां वाक्य में क्या है? न कोई त्रुटि है। देखो क्या रहा है? कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। तो काम करने को डरता है या को काम को देखकर या भयभीत होता है? कर्म भीरु मनुष्य, चारों में से कोई एक विकल्प सही है। आपको देखिए बताना है फटाफट। तो यहां वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो देखो यहां पे क्या है? यहां पे अशुद्धि है काम करने को डरता है, काम करने से डरता है। देखो कर्ता का संबंध क्रिया से जब होगा तो से के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। कर्म भीरु मनुष्य काम करने से डरता है और काम को देखकर भयभीत हो जाता है, डर जाता है भाई, है ना बात। तो यहां से के नाते क्या है? अगला देखिए, जैसा उचित हो वैसा, जैसा उचित हो वैसा कीजिए के लिए एक शब्द क्या होगा? जैसा उचित हो वैसा कीजिए के लिए एक शब्द क्या होगा? यथोचित, कदाचित, किंचित या अनुचित। देखो अनुचित तो मतलब जो काम करने योग्य नहीं है उससे अनुचित कहते हैं। किंचित मात्र भी मुझे डर नहीं। कदाचित, यथोचित, जो जैसा उचित हो वैसा कीजिए। तो आपके पास 4 विकल्प है, फटाफट बता दे कौन सा इसमें सही है। यथोचित, यथा उचित, यथोचित, यथा जमा उचित बराबर क्या होता है? यथोचित होता है। जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द है यथोचित कार्य को करें। नेक्स्ट देखिए, एक गद्यांश है, भारतीय जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है।
भारतीय जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे को एक ही परिवार के रूप में क्या है मानती है, पूरे को एक ही परिवार के रूप में मानती है, एक परिवार के रूप में मानती है। उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं, उसे मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है कि अंत से अनंत की ओर जाना, अंत से अनंत की ओर जाना, प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, या कीचड़ से की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, है ना, विरोध से विवेक की ओर जाना, और अव्यवस्था से क्या है कहां की ओर जाना आपको बताना है इसमें। तो इस गद्यांश को पढ़ करके पहला प्रश्न है कि स्थान के लिए उपयुक्त शब्द भारतीय जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। परिवार, भाषा, संस्कृति और समाज। भारतीय, अब बताओ भारतीय यहां क्या होगा, परिवार, जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, या भाषा, या संस्कृति, या समाज। तो देखो भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, भारतीय संस्कृति क्या है, जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। यहां पे संस्कृति का चयन हो जाएगा। भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। अगला है वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे क्या है संसार, समाज, धर्म और देश को एक परिवार के रूप में मानती है। तो यहां फटाफट बता दीजिए प्रश्न का सही विकल्प। तो देखो कि वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे संसार को ही एक परिवार मानती है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरे विश्व को, संसार को एक परिवार मानना। क्या मानना, एक परिवार के रूप में मानना। तो अगला देखिए क्या है प्रश्न, अंत से अनंत की ओर जाना, और उजाले से प्रकाश की ओर जाना, या समानता से प्रकाश की ओर जाना, या अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, या आंधी से प्रकाश की ओर जाना। तो जरा दो शब्दों में सिमेट्री बनाइए और बताइए यहां पे कौन सा विकल्प सही है। अंत से अनंत की ओर जाना, आदि और अनंत की जो इसमें संभावनाएं हैं, ऐसे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम के इस मूल्य के साथ भारतीय संस्कृति अपने परिवार के समान विश्व के सभी नागरिकों को मानती है। तो हमें जाना चाहिए यहां पे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। जब रात होती है तो दिन भी होता है, कोई रात लंबी नहीं होती, कोई दिन बड़ा नहीं होता। जो सफल है उसके लिए सब एक समान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अंत से अनंत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। आंसर सी बिल्कुल सही है। यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं, भेद से अभेद की ओर जाना और कीचड़ से घर, कमल, मंदिर या पानी की ओर जाना। तो कीचड़ से कहां पर जाना है, कीचड़ से कहां पे जाना है, फटाफट बता दो। कीचड़ से कमल की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना ही हमारा क्या होता है, भारतीय संस्कृति में खराब से खराब जगह पर भी अच्छे से अच्छे की निर्मित करना, यही हमारा उद्देश्य है। विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से प्रकाश, व्यवस्था, उजाला, देश किधर जाना है। देखो यहां सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। आंसर बी बिल्कुल सही है, उचित है। तो अगला देखें क्या है, मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी हैं, मानव जीवन में कितनी पर संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यहां कोई न कोई गलती है वाक्य में। देखो वाक्य की अशुद्धियों को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका जीवन सध जाएगा।
आप हमेशा शुद्धता के साथ उच्चारण करेंगे तो देखो यहां कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। या मानव जीवन पर, तो यहां पे क्या है, मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं। इस नाते यहां पे गलती है, पर का प्रयोग नहीं होगा, में का प्रयोग होगा। तो देखो वाक्य क्या है, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही है कि मानव जीवन में होगा, पर नहीं होगा यहां पर। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ। सिंहनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है। सिंहनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है, शिकार करना सिखा रही है। शावक, आखेट, धावक या श्वान, तो क्या लगाएंगे, सिंहनी अपने, तो सिंहनी के बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु, तो मानव के बच्चों को कहते हैं। सिंहनी के बच्चे को क्या कहते हैं, फटाफट बता दे, शावक कहते हैं। शावक को शिकार करना सिखा रही है। सिंहनी अपने शावक को शिकार करना सिखा रही है, सिखा रही है। सिंहनी अपने शावक को शिकार करना सिखा रही है। वाक्य याद कर ले, मां हमेशा अपने शिशुओं को ज्ञान का मार्ग बताती है। इसी तरह का वाक्य है ये। अगला देखें, लाल किला एक काल्पनिक इमारत है या ऐतिहासिक इमारत है या पौराणिक इमारत है या सामाजिक इमारत है, फटाफट बता दीजिए। लाल किला क्या है, लाल किला एक क्या है, ऐतिहासिक इमारत है। लाल किला क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक को याद कर ले, सफल हो जाएंगे चीजों को सही दिशा में पकड़ना, यही हमारा उद्देश्य है। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ बता दो, चलो बताओ। आंखों से गिरना क्या है, ध्यान से हट जाना या बहुत प्यारा होना या फिर आदर भाव घट जाना या निगरानी करना। देखो कई बार अपनी गलतियों से लोग आंखों से गिर जाते हैं। अक्सर जिसे आप प्रेम करते हैं उस प्रेम में वो क्या हो जाता है, कोई न कोई ऐसी गलती करता है जिससे वो आंखों से गिर जाता है। तो आंखों से गिरने का मतलब क्या, ध्यान से हट जाना होता है या बहुत प्यारा हो जाना होता है या फिर आदर भाव का घट जाना होता है या निगरानी करना होता है। तो देखो आंखों से गिरने का मतलब होता है आदर भाव घट जाना। आदर भाव का घट जाना क्या कहते हैं, आदर भाव घट जाना जो है किसका मतलब है, आंखों से गिर जाना। नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन करें। पूजनीय, पूजनीय, पूज्य या पूज्य, कौन सा शब्द ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए सम्मानित होता है, पूजनीय होता है। तो यहां पर फटाफट बता दे, पूज्य होता है। पूज्य शब्द बिल्कुल सही है, पूजनीय नहीं होता, पूज्य होता है। तो यहां पे सही वर्तनी शब्द है पूज्य। नेक्स्ट क्या है, नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं, चबाते हैं, पीते हैं, देखते हैं। नवरात्रों में आने वाला जो नवरात्र है तो लोग क्या करते हैं, फलाहार करते हैं या चबाते हैं, पीते हैं या देखते हैं। तो देखो फलाहार करते हैं, नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं। वाक्य में ए आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल सही है, उचित है और सफलता के करीब है। संधि का विलोम क्या होगा, देखो क्या संधि का मतलब होता है विग्रह या क्रोध या मेल या समास। समास का मतलब होता है संक्षेप, मेल का मतलब होता है जुड़ जाना और क्रोध का मतलब है गुस्सा आ जाना। तो क्या है, संधि का क्या होता है, संधि माने होता है जोड़ और विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। संधि का मतलब जोड़ होता है और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना। पक्की बात है, समझ आ गया तो एक फटाफट लाइक कर दीजिए हमारे क्लास को। क्रोध में क्षमा होता है, देखो जरा विलोम शब्द देख लो। क्रोध का विलोम क्या होता है, क्षमा। मेल का विलोम क्या होता है, वैमनस्य। और समास का
समास माने होता है संक्षेप, व्यय माने होता है खर्च करना, खर्च करना। तो विलोम शब्द भी हम लोगों ने सीख लिया। क्रोध का है क्षमा, मेल का है वैमनस्य और समास का है व्यास। व्यास, व्यास बहुत बड़ा और समास माने छोटा होता है। व्यास माने विस्तार पूर्वक अपनी बात को कहने वाला, कहने वाला। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, वह है इसीलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। वह सुहागन है इसीलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। अरे बाप रे। वह विधुर है इसीलिए अकेले जीवन बिता रही है। वह विधवा है इसीलिए अकेले जीवन बिता रही है, या वह पत्नी है इसीलिए अकेले जीवन बिता रही है। बताओ, सुहागन, विधुर, विधवा और पत्नी में कुछ अंतर है। देखो, पत्नी जिसका पति होता है उसकी पत्नी होती है। विधवा जिसका पति नहीं होता है ना, जिसका पति नहीं होता है उसे विधवा कहते उस स्त्री को। और विधुर जिसकी पत्नी नहीं होता है उसे विधुर कहते हैं। और सुहागन जिसके पति हो, है ना, उसे सुहागन कहते हैं। तो वह यहां बताना है चारों में से कौन सा, कि वह विधवा है इसीलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। तो जो विधवा हो जाता है वो अकेले ही जीवन को क्या कर रहा है, बिता रही है। तो इस तरह आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। तो आज के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।